ये दुरुपयोग जो है एक बॉम्बे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक के सामने नहीं है। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ विद एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कि एवरी हाई कोर्ट इन इंडिया, जो कम से कम 22 या 25 हाई कोर्ट होंगी हाई कोर्ट में, हर हाई कोर्ट में कम से कम नहीं तो रोज 20 से 50 केस रखते हैं 498A की कॉशन के लिए, और जिसके अंदर बेसलेस और फेक एलिगेशन लगाए जाते हैं, जिसमें पूरे का पूरा खानदान को घसीटा जाता है। जो कंपाउंडेबल से पहले की जो स्टेज है कि जिसमें वेग और एक प्रेशर टैक्टिक्स वाले एलिगेशन लगाए जाते हैं हस्बैंड और उसके सारे फैमिली मेंबर्स को, उसका उपचार कंपाउंडेबल से नहीं होगा। उसका उपचार मेरे हिसाब से तभी होगा जब इसको आप बेलेबल ऑफेंस बनाएंगे। और इस बात को मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ बार बार कि एक बार ये ऑफेंस बेलेबल हो गया तो वाइफ चाहे जितनी भी बेसलेस कंप्लेंट लिखवाए, एक अरेस्ट का जो खतरा होगा, हस्बैंड जो पढ़े लिखे लोग होते हैं आजकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे मैं अपने केस में बता रहा हूँ, या उसकी मदर लॉ या ब्रदर लॉ, एटलीस्ट अरेस्ट का डर नहीं रहेगा। सबसे बड़ा रोल या सबसे बड़ा विलेन जिसको मैं बोलूंगा वो पुलिस हो, बिकॉज पुलिस को मालूम होता है कि कंप्लेंट जो आई है या कंप्लेनेंट जो आई है उनके सामने, उनकी कंप्लेंट में कितना दम है, उनकी कंप्लेंट के बाद जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें कितना तथ्य बाहर निकला है, ये कितनी झूठी कहानी है, पुलिस को सब मालूम होता है। ये सिर्फ अपनी बला छुड़ाने के लिए कई केसों में, क्या 90% केसेस में वो एक जबरदस्ती की चार्जशीट फाइल कर देते हैं, जबकि बाकी काम जो है वो कोर्ट का है। कोर्ट चाहे बेल दे, कोर्ट चाहे बरी करे या हाई कोर्ट चाहे इसको कॉश करे, वो सारा चीज कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। कंपाउंडेबल जो हाई कोर्ट ने बोला है, हाई कोर्ट को इसको भी कि कंपाउंडेबल से पहले वाली जो स्टेज है वो क्रूशियल है। बिकॉज जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं कि अगर वाइफ 1 करोड़ रुपए मांग रही है तब जाके मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी, तो अगर आपने 1 करोड़ दे दिए तो आप हैरेसमेंट ऑलरेडी विक्टिम हो चुके हो। फिर उसके बाद तो हाई कोर्ट ने फॉर्मेलिटी करनी है कंपाउंड करने की। तो ये जो कंपाउंडेबल से पहले की स्टेज है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेज है, ये सबसे क्रूशियल पीरियड है। किसी भी FIR के अंदर 498 केस बिल्टअप होता है नहीं, ये जिम्मेदारी मेरे हिसाब से सबसे बड़ी पुलिस को बनती है। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैं बताया, जस्टिस पारदीवाला ने इस बात को बहुत गंभीरता से उन्होंने एक संसद को टॉन्ट मारा मेरे हिसाब से कि आपने नया एक्ट तो लिया है पर आपने 498 के बारे में 2 सेक्शंस तो बना दिए, पर वो एग्जैक्टली कट कॉपी और पेस्ट ही है। सर परिभाषा 85 में दे दी और 498 को जो एक्सप्लेनेशन था क्रूएल्टी का, उसके लिए बस एक 86 सेक्शन बना दिया, बस इतना डिफरेंस किया, अब कुछ नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि आज के दिन 498 को लेकर विभिन्न हाई कोर्ट के तमाम फैसले आए, जिसमें 498 को लेकर जो मिसयूज हो रहा है उसको लगातार कोर्ट ने उजागर किया है। कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला हो, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला हो, अपने फैसलों में लगातार ये कह रहे हैं कि 498A का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है पति और उसके परिवार को टारगेट करने के लिए। तो आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से ऋषि मल्होत्रा सर जुड़ गए हैं। ऋषि मल्होत्रा सर करीब 3 दशक का उनको अनुभव है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस का। 498 और इस तरह के मैट्रिमोनियल के तमाम बड़े इश्यूज पर वो लगातार खड़े हो रहे हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे ये जो 498A के अगेंस्ट में लगातार हाई कोर्ट से अगेंस्ट में जो जजमेंट आ रहे हैं, लेकिन सवाल वही पैदा हुआ है कि ये कानून को कब खत्म होगा। ऋषि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, जो आज का दिन है, मैं आज देख पा रहा हूं कि 7 हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट जहां 498A को बिल्कुल खत्म किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है वृद्ध दादी दादा दादी जो बेड रिडन हैं उनको भी आपने पार्टी बना दिया है। गुजरात हाई कोर्ट का ये कहना था कि परिवार का छोटा सा मैटर था, छोटा मामला था, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के उसको कर दिया गया जिससे पति और उसके परेशान हो रहे हैं। तो मोर एंड लेस इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सरकार को कहा था कि जब आप BNS ला रहे हैं तो उसमें 498A के का जो धारा थी उसको सेक्शन 85-86 में लेके आई है सरकार। और 85-86 498 का रेप्लिका है बिल्कुल।
तो उसमें आप बदलाव करें, लेकिन वो नहीं हुआ। तो लास्टली सुप्रीम कोर्ट के फिर इन आदेशों का मतलब क्या रह गया ऋषि सर? देखिए, मेरे हिसाब से जैसे कि आप बता रहे हैं और मैंने पढ़ा भी है कि जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि ये कोई नई बात नहीं है। बिकॉज कम से कम नहीं तो 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट से लेकर विभिन्न हाई कोर्ट्स में ये बात उनको रियलाइज हुई है कि ये 498 है जो है, इसका यूज कम है और मिसयूज और अब्यूज ज्यादा हो रहा है। Correct. मैं आपको एक जीता जाता उदाहरण देता हूं। एक तो आपका ये बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला जिसके अंदर बेड रिडन मदर इन लॉ है, पेरेंट फादर इन लॉ है, उन सबको वाइफ अपनी ईगो इश्यू के चक्कर में 498 में हस्बैंड के साथ घसीट लेती है। बल्कि मैं यहाँ पे ये भी एक ऐड करना चाहूंगा कि मेरे पास एक केस आया, इसके लिए मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। अब आप ये लगा लीजिए, जो पार्टीज थे वो नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लेवल पे लोग थे, और क्योंकि उनका जो गांव था वो विलेज सोनभद्र था, तो वाइफ ने वहां पे जाके 498 कंप्लेंट डाल दी। और उस 498 कंप्लेंट में हस्बैंड के अलावा उन्होंने एक विडोड मदर इन लॉ को और दो हस्बैंड के भाई थे, जो दो भाई थे जो कि दोनों मैरिड थे, उनको भी घसीट लिया। अब दो ब्रदर इन लॉ के खिलाफ तो कोई एलिगेशन बनता भी नहीं है, बिकॉज शादी तो हस्बैंड के साथ की है। ब्रदर इन लॉ जो 100 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनका कोई रोल नहीं इन केसों में। जो मदर इन लॉ है वो विडोड है, वो भी जस्ट लाइक बेड रिडन है, एजेड मदर इन लॉ है। और हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फॉर्चुनेटली इस बात को अप्रिशिएट किया और 498 की कॉशन पिटीशन में उन्होंने इस बात को स्टे किया कि सारी प्रोसीडिंग जो है इन लोगों के खिलाफ स्टे होनी चाहिए। तो ये दुरुपयोग जो है एक बॉम्बे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक के सामने नहीं है। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ विद एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कि एवरी हाई कोर्ट इन इंडिया, जो कम से कम 22 या 25 हाई कोर्ट होंगी हाई कोर्ट में, हर हाई कोर्ट में कम से कम नहीं तो रोज 20 से 50 केस लगते हैं 498 के क्वेश्चन के लिए, और जिसके अंदर बेसलेस और फेक एलिगेशन लगाए जाते हैं, जिसमें पूरे का पूरा खानदान को घसीट लिया जाता है। तो ये बहुत ही दुरुपयोग है और इसकी रेमेडी मेरे हिसाब से सिर्फ यही होगी कि जब तक पार्लियामेंट 498 को वेलेबल और कंपाउंडेबल नहीं करेगी, इसका दुरुपयोग, ये प्रेशर टैक्टिस जारी रहेगी। ठीक है, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जजमेंट पे हम बात कर लेते हैं, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कम से कम, अरे भाई, कंपाउंडेबल तो बना दो। हाँ, दोनों पार्टीज आपस में बात कर रहे हैं, ये इस तरह कि अदालतों के सामने सब खड़े हो रहे हैं। इस एस्पेक्ट पर ऋषि सर आपका क्या कहना है? क्या इसको कंपाउंडेबल होना चाहिए? और होना चाहिए तो लास्टली करना तो एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा, और करना का काम संसद का है, पार्लियामेंट का है। मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि जस्टिस पारदीवाला ने जो मैं आपको केस टाइटल भी अभी बताने जा रहा हूं, अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, साफ साफ उन्होंने कहा कि आप ये जो 85-86 बीएनएस लेके आए हैं 1 जुलाई 2024 में लागू होने से पहले इसमें बदलाव करें। आप बिल्कुल हूबहू लेके आए, लेकिन कोई असर तो हुआ नहीं उस जजमेंट का। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत साफ साफ लिखा था कि इसके हजारों मिसयूज हो रहे हैं। प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010 का उन्होंने हवाला दिया था, लेकिन पार्लियामेंट से तो कुछ हुआ नहीं। अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट ये कह रहा है कि कम से कम कंपाउंडेबल बनाना चाहिए, ऋषि सर आपका इस पर क्या मत है? देखिए, मेरे हिसाब से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बॉम्बे हाई कोर्ट, सिर्फ कंपाउंडेबल होने से इसका दुरुपयोग नहीं रुकेगा। कंपाउंडेबल का मतलब समझिए, और आपके जो दर्शक होंगे उनको ये समझाना बहुत अनिवार्य है, बिकॉज वो लॉयर्स नहीं है, वो लॉ की नॉलेज नहीं रखते। कंपाउंडेबल का मतलब ये होता है कि अगर कोर्ट के सामने दोनों पार्टी आपस में कुछ समझौता कर लें, कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो क्या कोर्ट की पावर है उस केस को कॉश करने की। अब आप ये ना भूलिए, कंपाउंडेबल करने के लिए या पार्टी को मनाने के लिए जो प्रेशर वाइफ ने हस्बैंड पे डाला होगा, हस्बैंड को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, हस्बैंड की फैमिली को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, तब जाके कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। फिर उस कॉम्प्रोमाइज को आप हाई कोर्ट के सामने रखेंगे कि देखिए ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, हमारी आपस में सलाह मशवरा होकर एक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, अब इसलिए कॉश कर दीजिए। तब तो हाई कोर्ट उसको 1 मिनट के अंदर कॉश कर देगा, ये कह के कि कंपाउंडेबल ऑफेंस है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जो कंपाउंडेबल से पहले की जो स्टेज है कि जिसमें वेग और एक प्रेशर टैक्टिस वाले एलिगेशन लगाए जाते हैं हस्बैंड और उसके सारे फैमिली मेंबर्स को, उसका उपचार कंपाउंडेबल से नहीं होगा। उसका उपचार मेरे हिसाब से तभी होगा जब इसको आप बेलेबल ऑफेंस बनाएंगे। और इस बात को मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं बार बार कि एक बार ये ऑफेंस बेलेबल हो
गया तो वाइफ चाहे जितनी भी बेसलेस कंप्लेंट लिखवाए, एक अरेस्ट का जो खतरा होगा, हस्बैंड जो पढ़े लिखे लोग होते हैं आजकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे मैं अपने केस में बता रहा हूँ, या उसकी मदर लॉ या ब्रदर लॉ, एटलीस्ट अरेस्ट का डर नहीं रहेगा, ना ही उनको किसी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में भागना पड़ेगा एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। एक बार ये बेलेबल होगा तो पुलिस के ऊपर भी एक प्रॉपर टाइम मिलेगा कि किसी भी कंप्लेंट को वो स्क्रूटनाइज करें। जो जेन्युइन कंप्लेंट है उसको बेशक प्रोसीड करें, पर जो बेफालतू कंप्लेंट है दे कैन ऑलवेज फाइल अ कैंसिलेशन रिपोर्ट की इस केस में कुछ नहीं बनता। पर अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट हमारे देश में ये है, पुलिस जानबूझ के जानते हुए भी कि कुछ केसों में बिल्कुल दम नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं बनता, फिर भी मुंह उठा के वो चार्जशीट फाइल कर देते हैं और अगले 15 सालों तक उसकी फैमिली कोर्टों में लड़ती रहती है। करेक्ट। जो बात आपने लास्ट हमारे साथ जब वीडियो में था, और मैं आपका ऋषि सर से इससे पहले तो मैं आपको परिचय दे ही चुका हूं, लेकिन ऋषि सर का इससे पहले जो वीडियो है वो मैं ऊपर ओपन इसमें लिंक में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ दो जगह से एफआईआर कर दी गई थी, बाद में ऋषि सर ने उसे सुप्रीम कोर्ट से खत्म कराया था। उसमें ऋषि सर ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, जो कि फैक्ट भी है, कि इस तरह के मामलों में जो ट्रायल है भारत में, जो क्रिमिनल ट्रायल है, वो अपने आप में एक सजा है। आप महिला ने गुस्से में आकर पति के साथ किसी विवाद को चलते परिवार उसके सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। अब 10 के 10, 12, 13, 14 लोग जिनके खिलाफ मुकदमे लिखा दिया, दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत सा नाम वापस हो जाता है, पुलिस काट देती है, बहुत से मामलों में नहीं काटती। और जैसा उन्होंने कहा कि चार्जशीट फाइल कर दी है, आप जानते हैं देश में पुलिस कैसे काम करती है, थोड़ा बहुत आपने इन्फ्लुएंस कर लिया, दाएं बाएं से कुछ कहलवा लिया तो चार्जशीट में नाम भी डाल दिया। नहीं डाल दिया तो कम से कम हस्बैंड को तो बनाए हुए हैं, बोले साहब हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते हैं। ऋषि सर, वो जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि कंपाउंडेबल से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें प्राइमा फेसाई जिस तरह की एफआईआर होती है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब इस बात की शुरुआत करी, ओरली इस बात को कहते हुए कि बेड रिडन दादा दादी तक का नाम दे दिया, उसमें पहला सेंटेंस उन्होंने कहा कि मिस्टर काउंसिल, वी कैन से दैट 490 इज बीइंग मिसयूज्ड rampantly. We are having sympathy for the victim of the crime, but the fact remains that the provision is being used. तो ये जो victim of the crime है, ये जब जब शब्द आएगा तब तक उस 498 में बदलाव के लिए तमाम रोड़े आते रहेंगे ऋषि सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहने के बावजूद भी बीएनएस में तो कोई बदलाव है नहीं। देखिए, दो पहलू हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बीएनएस आया है, मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि नया एक्ट लाने की जरूरत क्या थी, बिकॉज 90% जो एक्ट है बीएनएस का वो कट कॉपी और पेस्ट ही है। अगर आपको कुछ अमेंडमेंट करनी भी थी तो आप आईपीसी को अमेंड करके, जो कि अमेंडमेंट होती भी रही है पहले से, अब उसमें कुछ जो बदलाव लाना था उसमें अमेंडमेंट करते। ये पूरा का पूरा सेक्शन चेंज करके सेम सेक्शन चेप देना, ये मुझे तो कहीं समझ नहीं आता। बट रही बात मेन मुद्दे की कि 498 का जो मिसयूज हो रहा है, आप प्लीज ये ना भूलिए, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना, जो कोर्ट भी रियलाइज कर रही है, सबसे बड़ा रोल या सबसे बड़ा विलेन जिसको मैं बोलूंगा वो पुलिस हो। बिकॉज पुलिस को मालूम होता है कि कंप्लेंट जो आई है या कंप्लेनेंट जो आई है उनके सामने, उनकी कंप्लेंट में कितना दम है, उनकी कंप्लेंट के बाद जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें कितना तथ्य बाहर निकला है, ये कितनी झूठी कहानी है, पुलिस को सब मालूम होता है। ये सिर्फ अपनी बला छुड़ाने के लिए कई केसों में, क्या 90% केसेस में, वो एक जबरदस्ती की चार्जशीट फाइल कर देते हैं, जबकि बाकी काम जो है वो कोर्ट का है। कोर्ट चाहे बेल दे, कोर्ट चाहे बरी करे, या हाई कोर्ट चाहे इसको कॉश करे, वो सारा चीज कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इसका दुरुपयोग रुकना है तो पुलिस के सामने, पुलिस को हाई कोर्ट कई केसों में ये बात को बता दे कि आपने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की है, आपने किस बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर की हुई है, कि आप ये जानते हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि मेरे केस के अंदर ही बर्तन लॉ जो 100 किलोमीटर दूर सोनभद्र से लखनऊ में 100-150 किलोमीटर होगा, वहां पे सेटल्ड है, मैरिड लाइफ है, उनका क्या रोल होगा, उसके बावजूद भी चार्जशीट फाइल होती है। आपके सामने बॉम्बे हाई कोर्ट में उदाहरण है, जो बेड रिडन पेरेंट्स हैं वो क्या क्रुएल्टी करेंगे किसी के ऊपर, उनके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल हो जाएगी। तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि कंप्लेंट्स को फिल्टर आउट करें, और जो ऑफकोर्स जो जेन्युइन कंप्लेंट है पुलिस बेशक प्रोसीड करे और करना भी चाहिए, पर जो कि 90% केसेस जो
कोर्ट अपने सामने देख रही है, वो सब एक कॉन्कॉक्टेड इन्वेस्टिगेशन है अपना पीछा छुड़ाने के लिए। जो बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंपाउंडेबल की कही है, मैं थोड़ा सा ऋषि सर एक एग्जाम्पल ले रहता हूं। जब कल हमारे पास एक कॉल आया जिसमें पति ने कहा कि साहब मैं बड़ा एक मध्यम वर्गीय परिवार का था, लेकिन मैंने बिजनेस स्टेब्लिश किया, भगवान की दया से मेरा अच्छा बिजनेस चलने लगा। 7-8 साल के बाद मेरा पत्नी से झगड़ा हो गया। उसकी पत्नी 12वां भी पास नहीं, पिता उसका LIC में काम करता हुआ एक मध्यम पद पे था। अब वो उस केस को 498 के FIR को वापस लेने के लिए 1 करोड़ मांग रही है ऋषि सर। तो अब जब आप कह रहे हैं, आप कंपाउंडेबल की बात कर रहे हैं, अब कोई व्यक्ति को समझौता करना ही नहीं है, तो वो तो 1 करोड़ की राशि, मतलब क्या है? आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, क्या आपका स्टेटस है? जी देखिए, तभी मैं कह रहा हूँ कंपाउंडेबल जो हाई कोर्ट ने बोला है, हाई कोर्ट को इसको भी कि कंपाउंडेबल से पहले वाली जो स्टेज है वो क्रूशल है। बिकॉज जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं कि अगर वाइफ 1 करोड़ रुपए मांग रही है तब जाकर मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी, तो अगर आपने 1 करोड़ दे दिए तो आप हैरेसमेंट को ऑलरेडी विक्टिम हो चुके हो। फिर उसके बाद तो हाई कोर्ट ने फॉर्मेलिटी करनी है कंपाउंड करने की। तो ये जो कंपाउंडेबल से पहले की स्टेज है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेज है, ये सबसे क्रूशल पीरियड है। किसी भी FIR के अंदर 498 केस बिल्टअप होता है नहीं, ये जिम्मेदारी मेरे हिसाब से सबसे बड़ी पुलिस पे बनती है। एक लास्ट, आपका इतना बड़ा अनुभव, 3 दशक का सुप्रीम कोर्ट का अनुभव हो गया। संसद से इस देश के पुरुष बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो BNS में नए कानून में तो आया नहीं। क्या उम्मीद है संसद से? क्या इस देश का जो पुरुष है, जो इस तरह के केसेस का, फर्जी मुकदमों का लगातार विक्टिम हो रहा है, आपने कहा दिन भर में 10 केसेस आ रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा पर डे 10 एप्लीकेशन फाइल हो रही है फॉर क्वेश्चनिंग 498 के अगेंस्ट में। संसद क्यों नहीं आखिर इस बातों को देख रही है? आज केवल 15% लोकसभा में महिला सांसद हैं और 13% राज्यसभा में है, जो मैं आंकड़ा में PRS का आंकड़ा में देख रहा था। मतलब इतना मेजॉरिटी में पुरुष होने के बाद संसद में अगर वो 498 के मिसयूज को हस्बैंड के अगेंस्ट में नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो अब तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे जब 35% आरक्षण लागू हो जाएगा? तो संसद से आपकी क्या उम्मीद है? जी जी, मैं आपको यहाँ पे ये बोलना जरूर चाहूंगा कि संसद के जो हमारे MPs होते हैं, अब उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉ मेकर्स। अगर वो लॉ मेकर्स हैं तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनको फिर लॉ बनाना नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, पर जो लॉ मेकर्स है हमारे, अगर वो 50 सालों से ये बात को नहीं समझ पाए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिकॉज ये अपने तू मैं में ही संसद चलाते हैं। जहां पे अमेंडमेंट आने की जरूरत होती है वहां अमेंडमेंट नहीं आती, उसके बजाय एक नया एक्ट वो कट कॉपी पेश कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैं बताया, जस्टिस पारदीवाला ने इस बात को बहुत गंभीरता से उन्होंने एक संसद को टॉन्ट मारा मेरे हिसाब से कि आपने नया एक्ट तो लिया है, पर आपने 498 के बारे में 2 सेक्शंस तो बना दिए, पर वो एग्जैक्टली कट कॉपी और पेस्ट ही है। तो सर परिभाषा 85 में दे दी और 498 में जो एक्सप्लेनेशन था क्रुएल्टी का, उसके लिए बस एक 86 सेक्शन बना दिया, बस इतना डिफरेंस किया अब कुछ नहीं किया। तो मैं यही कह रहा हूं, जब तक इसकी एक अमेंडमेंट नहीं आएगी, इसको बेलेबल नहीं करेंगे और कंपाउंडेबल नहीं करेंगे, दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी और पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी, बल्कि मेरे हिसाब से तो जिस केस में हाई कोर्ट को लगता है या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये तो बिल्कुल केस बनता नहीं है 498 का, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी विद कॉज पुलिस के ऊपर आनी चाहिए। जैसे कि जो मैंने आपको लास्ट टाइम अपने आपके एपिसोड में मैंने कहा था कि मेरे केस में, राजस्थान वाले केस में, जो वाइफ थी या उसके फादर थे, उनके ऊपर कॉस्ट तो लगाई थी, पर मैं कहीं ना कहीं ये चाहता था कि ऐसे केसेस के ऊपर राजस्थान पुलिस के ऊपर कॉस्ट लगनी चाहिए थी, क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस ही है जो जहां से किसी भी केस की बुनियाद जो है वो शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो अगर पुलिस वाले इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो ये कहीं ना कहीं ये बात कोर्ट को ये पिंच करेगी और आने वाले वक्त के अंदर पुलिस के ऊपर भी कॉस्ट लगने का टाइम आ जाएगा। ऋषि सर, एक लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बस आंसर दे दीजिए। उन हस्बैंड्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जिनके खिलाफ 498, उनके पिता, माता, भाई, बहन, जीजा, ताऊ, पड़ोसी, वो जो पंडित था जिसने लड़की दिखवाई, कि जो उनके सबके नाम आ रहे हैं और वो डर रहा है
कि 482 में जाऊंगा, क्वैश करेगा हाईकोर्ट कि मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा? उनके लिए एक आपका अनुभव और आपका मैसेज। जी, मेरा अनुभव और मेरा मैसेज एक ही है कि जब भी आपको लगता है कि आपके खिलाफ 498 का केस जो दर्ज हुआ है वो बेबुनियाद है, तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्चुनेटली आज की डेट में हर हाई कोर्ट इस बात को समझती है कि इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। आप आगे आइए, अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ लेके आइए और इस केस में लड़िए। आप ट्रायल तक की वेट ना करिए, आपके 15 साल जीवन के खराब हो जाएंगे, बाद में बरी होंगे तो आप बोलेंगे कि 15 साल मैंने किया क्या। तो आप आगे आइए, हर मैटर के अंदर अगर केस बनता है तो हाई कोर्ट के अंदर एफआईआर की स्टेज पे ही कॉशिंग डालिए। एफआईआर के स्टेज पे कॉशिंग डालिए। निश्चित रूप से ऋषि सर, जो आपने लगातार आप जो काम कर रहे हैं वो तो निश्चित रूप से बड़ा काम है, क्योंकि इस तरह के झूठे मुकदमों में आप लगातार हस्बैंड्स को रिलीफ दिला रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट के लेवल पे हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो। इसलिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और उन पुरुषों के लिए सर ने बेहतर राय दी है, मत 10 साल समय बर्बाद कीजिए, मत 15 साल का इंतजार करिए, पता नहीं क्या लोअर कोर्ट का जजमेंट होगा, लेकिन एफआईआर की स्टेज पर ही चैलेंज कर दीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो चार्जशीट की स्टेज में कर दीजिए। और मैंने तो एक मामले में हाई कोर्ट में, मतलब निचली अदालत में पूरा ट्रायल हो चुका था, ऑर्डर रिजर्व हो गया और 482 में हाई कोर्ट ने कंसीडर किया था। इसलिए समय है, समय के रहते आप चले जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऋषि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।